हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। 6 क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव इस पर चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, चैप्टर का नाम था विविधता की समझ। तो उसमें हमने जो भी विविधताएं पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा की थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 1 को। आपने उसमें ये समझा था कि जो विविधता है वो प्रकृति में ही पाई जाती है। जो डाइवर्सिटी है वो नेचर का ही एक हिस्सा है। कैसे? जैसे कि नेचर में पहाड़ भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, समुद्र भी पाए जाते हैं। ऐसे नेचर में सब कुछ पाया जाता है। और इन्हीं भौगोलिक क्षेत्र की वजह से जो मानव हैं उनके खान पान में, उनकी वेशभूषा में, उनकी संस्कृति में बहुत सारी विविधताएं आ जाती हैं। तो ये विविधताओं का कारण हमारी भौगोलिक क्षेत्र हैं। और भी बहुत सारी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, हमने देखा कि वही अलग अलग क्षेत्र के लोग बहुत सारी वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और एक स्थान पे जहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, जब वो दूसरे स्थान के लोगों के साथ मिलते हैं तो विविधता और बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा जो भारत है इसमें और ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो यहाँ पे बहुत सारी विविधता है ही है, साथ साथ बहुत सारे अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे समय समय पर आते रहे हैं। इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो ये हमने विविधता को समझ लिया है। अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, मैंने देखिए इसको रिवाइज भी करा दिया। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने विविधता तो समझ ही ली। अब विविधता ही कई बार क्या होता है, भेदभाव का कारण बनती है। इसीलिए जब आप विविधता को समझ लेंगे तो आप भेदभाव को भी समझ लेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जब आप विविधता का सम्मान करने लगेंगे, उसको गहराई से समझ लेंगे, तो आप कभी किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करेंगे। इसीलिए चैप्टर 1 विविधता के बारे में बताता है और चैप्टर 2 हमें विविधता और भेदभाव के बारे में सिखाता है। और इसमें यही बताया जा रहा है कि कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता है, उसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से हम त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये बात किस पर निर्भर करती है? उस क्षेत्र की ज्योग्राफी पर, भूगोल पर, भौगोलिक स्थिति पर और इतिहास पर, कि वहाँ पे उस जगह पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उस जगह का क्या इतिहास रहा है, पास्ट क्या रहा है। ये सब डिपेंड करता है इन बातों पर। इस बात का भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था रिवीजन में ही। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो मैंने आपको बताया भूगोल और इतिहास भारत का जो रहा है उसकी वजह से ही इतनी विविधता है। संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा अधिक नृत्य होते हैं। तो ये देखिए, ये इससे क्या पता चल रहा है
कि भारत कितनी विविधता वाला देश है, और विविधताएं क्यों हैं वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आस आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर किन के साथ सुरक्षित या अच्छा महसूस करते हैं? जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह भाषा बोलते हैं, हमारी तरह उनके वेशभूषा होती है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है कि हम उनके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वही देखिए, बात जो हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक विशेष क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जब किसी अलग क्षेत्र के व्यक्ति से मिलता है, उसको देखता है, तो क्या होगा कि वो जब अलग दिखेगा, अलग उसके जो परिधान होंगे, कपड़े अलग होंगे, उसकी भाषा अलग होगी, उसके विचार भी अलग हो सकते हैं, तो हम क्या है उसके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इसमें ही क्या होता है कि जो वो अलग हमसे होते हैं, तो उसी वजह से कभी कभी क्या है, हम उनको बिना जाने पहचाने एक उनके लिए एक राय बना लेते हैं, अपने विचार बना लेते हैं कि ऐसे दिखने वाले लोग ऐसे होंगे या यहाँ पे रहने वाले लोग इस तरह के होंगे। तो वही आगे हम जाके अब पढ़ेंगे। हमें तो पता है, आपने अभी पढ़ लिया है कि ये सब क्या हो रहा है, अलग जो दिखना, अलग जो परिधान है, खान पान है, ये सब प्राकृतिक विविधता और इतिहास की वजह से है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब जो हमारी अगली हेडिंग है उसको देख लेते हैं। वो क्या है, पूर्वाग्रह, जिसको प्रीजुडिस भी बोला जाता है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह जो राय होती है वो क्या होती है, नकारात्मक होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी के बारे में उसको बिना जाने समझे, ठीक है, उसके बारे में कोई अपना ओपिनियन बना लेते हैं, कोई राय बना लेते हैं और उसको क्या है दिमाग में बिठा लेते हैं, रख लेते हैं, उसी के आधार पर हम सोचते हैं। जो सामने हमको फैक्ट्स दिखते हैं या जो उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम क्या है एकदम भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर ये जो हमारे जो विचार होते हैं वो क्या होंगे, उसके प्रति नकारात्मक होते हैं। तो इसको क्या बोला जा रहा है, पूर्वाग्रह। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है इससे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, पूर्वाग्रह की डेफिनेशन को। ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको पता चल रहा है ना कि अब जैसे ग्रामीण कोई व्यक्ति है तो सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं हों, ऐसा संभव है? ऐसे बहुत सारे शहर के लोग भी होंगे जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं रहते। तो सिर्फ ग्रामीण को ही ये सोचना, लेकिन हम ऐसे प्रिजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रह हमने पाल रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूर्वाग्रह पालते हैं कि वो अंधविश्वासी होते हैं। तो क्या अंधविश्वासी शहर के ही लोग होते हैं या गांव के ही लोग होते हैं? तो यहाँ जैसे बोला जा रहा है कि गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो वो शहर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है कि वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो ये भी आवश्यक नहीं है, वो तो कहीं का भी हो सकता है। आप देखिए गाँवों में आजकल मोबाइल का उपयोग है तो वो आधुनिक प्रौद्योगिकी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे जो नए नए खाद आ रही हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन
ऐसे पूर्वाग्रह बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे शहर के लोगों के बारे में दिया गया है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। अब बताइए, शहरी जीवन आसान होता है? यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो अब सारे बिगड़े हुए होते हैं, ऐसा है नहीं शहर में। ना ही ऐसा गांव में है कि गांव के लोग बिगड़े हुए या आलसी नहीं होते। तो ये पूर्वाग्रह समझ रहे हैं कि ये ज़्यादातर क्या है कि आपने कुछ विचार अपने दिमाग में बिठा लिए हैं और उस विचार के ही आधार पे आप पूरे गांव के लोगों को या शहर के लोगों को उन्हीं विचार के आधार पर देख रहे हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे? पूर्वाग्रह। तो इससे क्या नुकसान है? इससे बहुत सारे नुकसान है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व है, हम उसके आधार पे उसको नहीं देखते। उसको हम हमेशा क्या देखेंगे? एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह के आधार पे हम देखते हैं कि सब लोग ऐसे होते हैं। तो ये सही नहीं होता। शहरों में लोग अपने जीवन के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। अब परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम जीवन वो समय बिताते हैं, ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोग होंगे जो बिताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बिताते। वो शहरी और गांव हो सकता है, कहीं के भी हों। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो ये आप समझ गए यहाँ पे पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। तो ये डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, समझ गए? कोई आप राय बना रहे हैं, ओपिनियन बना के उसको दिमाग में बैठा ले रहे हैं, तो यह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और ज़्यादातर ये नकारात्मक होते हैं। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है। कोई आपको आपको काम दिया गया और आपने मान लिया कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ यही एकदम सही है और यही सबसे अच्छा है। यहीं से सारी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और वो सही भी हो सकते हैं। तो इस रूप से हम अपने दिमाग को हमको ओपन रखना चाहिए। तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते। तो आप उसकी कैसे इज्जत कर पाएंगे जब अपना ही सब कुछ आप सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं वही अच्छा और सही तरीका है। जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं तो आप उसकी कभी इज्जत कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप यह उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो देखिए, ये होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोगों में पूर्वाग्रह होता है कि जो अंग्रेजी में बात कर रहा है आपस में, तो वो उनका जो अपना जो क्लास है उसको वो अलग समझते हैं और उन्हीं के सामने कोई अन्य भाषा बोलता है तो वो सोचेंगे कि नहीं, ये हमसे निम्नतर है। ऐसे में क्या हो रहा है कि आप किसी के प्रति नकारात्मक हो रहे हैं और साथ साथ आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या आती है। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग। अब देखिए, धार्मिक विश्वास मतलब आपने देखा है कि बहुत सारे धर्मों में जो अभी भी हैं, अलग अलग धर्म आपस में लड़ते रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ही धर्म को विशेष मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, सही मानते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आप पूर्वाग्रह को धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन आप अगर विविधता को समझेंगे, इसीलिए सबसे पहले विविधता ही है, तो आप इन सब नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। उनकी चमड़ी का रंग, आपको पता ही है, ब्लैक एंड वाइट हमेशा समस्या रही है। रंग भेद कि जो वाइट लोग थे वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे ब्लैक लोगों से। लेकिन कलर का होना क्या है? एक जो इक्वेटर पे जो पैदा होगा और एक जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के आसपास पैदा होंगे, उनके कलर में ज्योग्राफी की वजह से चेंज होगा कि वो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं कि इक्वेटर पे जो
जन्म लेंगे वो थोड़े डार्क होंगे, और जो ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो उनका कलर वाइट होता चला जाएगा। तो ये भौगोलिक परिस्थिति की वजह से है। इसकी वजह से हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगे या अच्छा समझने लगे, तो ये विचार अपने आप में सही नहीं है। जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, तो इन वजह से क्या होता है, पूर्वाग्रह बन जाते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब आप किसी के बारे में निगेटिव थॉट्स रखेंगे, नकारात्मक विचार रखेंगे, पूर्वाग्रह रखेंगे, तो आप उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं करेंगे। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे कि उसको दुख पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपके साथ भी किसी न किसी पॉइंट पे ये चीज़ हो सकती है कि कोई अन्य आपको अपने से निम्न समझता हो, उसके अंदर भी बहुत सारे पूर्वाग्रह हों। तो जब वो आपके साथ वही सेम चीज़ करेगा तो आपको भी बहुत दुख होगा। इसलिए चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप विविधता को समझेंगे तो आप पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस चीज़ को हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारी नई हेडिंग है उसको देख लेते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव। अब जो लड़का और लड़की है इसमें भी बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं, उनको देखते हैं हम। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इन भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपसे आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो आइए इस तरह के जो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं तो यहाँ पे उसको समझाया गया है। यहाँ पे देखिए एक सूची है, जैसे कि वे बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, वे शरारती होते हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण होते हैं, वो रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं। इस तरह की ये सूची दी गई है और एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है लड़के के बारे में कि वह रोते नहीं हैं। तो आमतौर पर आप देखेंगे बचपन में जब लड़कों को चोट लग जाएगी या कुछ भी होगा तो उनसे बोला जाएगा कि तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते। तो उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर कि जब उनको गुस्सा या दर्द हो। देखिए बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है गुस्सा और दर्द, कि जब आप किसी बात से गुस्सा हो जाते हैं या पेन फील करते हैं, ऐसे में ये बहुत ही नेचुरल है कि आपको है ना रोना आए या आप पेन फील करें। तो इसमें आप रो सकते हैं, इसका लड़का और लड़की होने से कोई संबंध नहीं है, ये एक नेचुरल फीलिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो अभी आपने ऊपर वो सूची देखी, उस सूची में कई बातें लिखी हुई थी और उसमें ही एक ये भी एग्जाम्पल हमने देखा रोने वाला। ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि हम एक राय बना लेते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। तो यही कुछ मान्यताएं हैं जो आगे चल के रूढ़ियों का एक हिस्सा बन जाती हैं, जो कि हमारी अगली हेडिंग है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। ऊपर एक जो सूची दी गई है वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि में के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो वही चीज़ हो गई कि आप फिर एक जो इंडिविजुअल आदमी है आप उसको वैसे ना देख के उसको एक समूह के रूप में देखते हैं कि ये ऐसे लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां इस तरह की होती हैं। तो इन तरह की जो ऐसी मान्यताएं होती हैं, जब हम इन पर ही विश्वास कर लेते हैं तो
इससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारे अंदर बहुत सारे देखिए नेचुरल इमोशंस होते हैं, वो अपने आप अंदर से आते हैं। तो जब भी हम उन नेचुरल इमोशंस को रोकते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जब आप हर्ट होते हैं या आप है ना गुस्से में होते हैं तो आपका हो सकता है रोने का मन करे, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप और परेशान हो जाएंगे। बहुत सारी हो सकता है इस वजह से आपको अपने बहुत नेचुरल इमोशंस अगर आप बार बार रोकते हैं तो बहुत सारी कुंठाएं आपके अंदर आ जाएं। तो ये उसी चीज़ को बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। मतलब कि जब हम सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी कास्ट का हो या वो किसी धर्म का हो, ठीक है, जब उनको हम एक ही तरह से देखने लगते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त रूढ़िबद्ध धारणा उनके लिए बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ मान लेते हैं कि इस धर्म के लोग, हम बना लेते हैं ऐसी धारणा कि वो किसी पर्टिकुलर इसी तरीके के ही होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम रूढ़िबद्ध धारणा बना ले रहे हैं। जैसे कि हम मान लें कि किसी देश के बारे में धारणा बना लें कि उस देश के सारे लोग बेवकूफ़ी होते हैं, या किसी धर्म के बारे में बना लें कि इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। पर ये पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक धर्म में बहुत तरह के लोग होंगे। हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उनसे भी बहुत अलग होते हैं। तो का पूरा कोई देश या पूरे के पूरे किसी धर्म के लोग एक जैसे ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इस तरह की धारणा बना लेते हैं तो वही क्या है, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण या क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं, ठीक है। तो जब हम किसी को एक ही पर्टिकुलर नज़रिए से देखने लगेंगे तो उसका जो अनोखापन होगा, वो जो अलग है सबसे, वो हम नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा कि सभी धर्म के लोग में आपको वैज्ञानिक भी मिल जाएंगे, बहुत सारे क्रिमिनल भी मिल जाएंगे, बहुत सारे कास्ट में भी यही होता है। तो उसी कास्ट के लोग बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर हम एक ही नज़रिए से उन्हें देखने लगते हैं तो बहुत ही ये समस्या का विषय बन जाता है आपस में, समाज में। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणा का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब देखिए, जैसे ये धारणा थी कि महिलाएं जहाज नहीं उड़ा सकती, ठीक है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिला जो पायलट हैं वो बहुत अच्छे से, पुरुषों की तुलना में और ज़्यादा अच्छे से जहाज को उड़ा रही हैं। पर हमने ऐसी धारणा बना के उनको उस काम करने से रोका, तो नुकसान किसका हुआ? उनका तो हुआ ही, इंडिविजुअल का तो हुआ ही, साथ साथ समाज का भी हुआ। ऐसा जो देश होगा वो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका आप ये ऐसी धारणा बना के उन प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और आपके इंडिविजुअल उस व्यक्ति का भी विकास नहीं हो पाएगा और आपके देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह की रूढ़िबद्ध अवधारणा नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया है अगली जो हमारी हेडिंग है, असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव कब होगा? जब हम लोगों के साथ पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करेंगे। तो भेदभाव किस आधार पे होता है? जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करते हैं। और पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा तो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो भेदभाव आप समझ गए किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते,
एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो ये भेदभाव आप समझ गए। इसका आधार क्या होगा कि अगर आप किसी को एक कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे हैं तो आपके अंदर कुछ पूर्वाग्रह हैं, कुछ रूढ़िबद्ध आपके अंदर धारणाएं हैं, उन्हीं के बेस पे तो आप किसी के साथ भेदभाव भेदभाव करेंगे। तो यही चीज़ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आपको याद हो कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का एक कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये बगल में ये दिया है। इसमें क्या बता रहे हैं कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो मुसलमान होते हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षित होने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा उनका धर्म की वजह से ऐसा नहीं है, ये होता है गरीबी की वजह से। जो आंकड़े दिखाए गए हैं यहाँ पे, वो आंकड़े ये दिखाते हैं, केरला का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पे अगर सुविधाएं मौजूद हैं और वो गरीब नहीं हैं तो वो अपनी बेटियों को भी विद्यालय भेजते हैं शिक्षा के लिए। तो ये इसका कारण धार्मिक ना होकर गरीबी है। यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर अपने इसमें पैराग्राफ में और आगे बढ़ते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर था कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का, ठीक है, एक अंतर क्या था कि उनका आर्थिक पृष्ठभूमि, कि एक अमीर था और एक गरीब था, ये उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी। समीर दो गरीब था। समीर दो आपको पता है ये गरीब था क्योंकि वो अखबार बेच रहा था सड़कों पर। जैसा कि आपने पढ़ा है, यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है। ये जो अंतर है अमीरी और गरीबी, ये विविधता का पहलू नहीं है। ये समाज में ऐसी बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, कार्य होते हैं जिनकी वजह से गरीबी और अमीरी आ जाती है। उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भेदभाव का जो आधार है वो क्या है, गरीबी। कैसे? आपने देखा होगा कहीं भी कोई गरीब आदमी है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहना होगा, अधिकतर ऐसा दिखेगा। तो उसके अच्छे कपड़े ना पहनने, उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो इन सब के आधार पे क्या किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा या उसके कपड़े गंदे हैं तो वो, उसका कारण क्या है, उसकी गरीबी, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और आगे यहाँ पे पैराग्राफ में क्या है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, विविधता और असमानता, इन दोनों आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य, एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। मतलब आपने पूर्वाग्रह बना रखा है किसी के बारे में कि उनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों और धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि आप किसी की संस्कृति को ही मूल्यवान नहीं मान रहे, कि कुछ लोग हैं, एक समूह के लोग जो दूसरे समूह की जो संस्कृति है उसको ही मूल्यवान नहीं मान रहे। तो आप इस क्या कर रहे हैं, विविधता, जो विविधता है उसका आप उसको नहीं समझ रहे, उसका नहीं सम्मान कर रहे। साथ साथ क्या है कि वो गरीब भी हैं,
ठीक है, आर्थिक रूप से वो सक्षम भी नहीं है। तो ये जो असमानता है उसके आधार पर भी भेदभाव कर रहे हैं। तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, दोहरे आधार पर, विविधता और असमानता, इसके आधार पर आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा दोहरा भेदभाव होता है और इस दोहरे आगे हम इस चीज़ को देखेंगे। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है भेदभाव का सामना करने पर। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दलित शब्द क्या है, जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का अर्थ होता है दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो यहाँ पे हम समझ गए दलित शब्द का अर्थ और उसका जो बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह से सीढ़ी के रूप में रखा गया है। इसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत, अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और काम करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है कि कुछ विशेष कार्य बना दिए गए, जैसे कि ये यहाँ पे उनके एग्जाम्पल हैं, और उन कार्यों को क्या बताया गया कि ये गंदे और अपवित्र हैं। और उसी आधार पर एक सीढ़ी, जैसे ये सीढ़ी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो सीढ़ी की तरह रख दिया गया कि यहाँ पे जिस जाति के लोग हैं वो ऊपर हैं, ऊंची जाति के हैं और उत्कृष्ट हैं, और यहाँ कुछ जातियाँ बना दी गई उनके काम के आधार पर, और यहाँ बता दिया गया कि ये लोग नीची जाति के लोग हैं। तो ये जाति व्यवस्था का यहाँ पे रूप दिखाया गया है। और क्या बताया गया है कि वो सिर्फ अपना ही काम कर सकते हैं, जो उनको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा वो अन्य कार्य नहीं कर सकते। और इसी वजह से क्या है कि उनको आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाएंगे, आर्थिक रूप से भी वो पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूलों में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूत जो लोग थे उनको वंचित रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो भेदभाव है उसका आधार समझ में आ गया होगा, और जाति व्यवस्था भी यहाँ पे समझाई गई है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके बारे में ये बॉक्स में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस जाति के थे, पारिवारिक क्या पृष्ठभूमि थी, पढ़ने के लिए वो कहाँ गए, ये सारी चीज़ें उनके बारे में दी गई हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पे एक उनके साथ भेदभाव की घटना है, उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। भारत के महान नेता भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव
के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। ठीक है। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अब यहाँ पे उस घटना का उल्लेख है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपको बताया नहीं था पूर्वाग्रह, कपड़ों, भाषा, बोली, ठीक है, उसका भी यहाँ पे हमको एग्जाम्पल सामने दिख रहा है। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वो भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा की शुरुआत में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो अपने लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इस घटना को आप ऐसे देख सकते हैं कि इस घटना में आप अपने आप को यहाँ पर रखें। अंबेडकर जी की जगह आप खुद को, स्वयं को रखें कि आप 9 साल के होते और आप इस परिस्थिति में होते, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई होती, कि आप अकेले किसी स्टेशन पर होते, आपके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जा रहा होता, आपकी सहायता करने के लिए सभी लोग तैयार थे, आपकी समस्या को समझ रहे थे, पर अचानक से उनको पता चलता कि आप किसी एक विशेष जाति से संबंध रखते हैं और आपके लिए भावनाएं एकदम से पलट जाती। तो उस उम्र में आपके मानसिक रूप से आप कैसा महसूस करते हैं, और इस भेदभाव का जब आप शिकार होते तो आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी हर्ट होती। और आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है। कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए। मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने दिया जाए, बस कि आप किसी एक विशेष कास्ट, और देखिए जाति में किसी का कोई वो नहीं है कि आप इसमें आपकी कोई स्वेच्छा नहीं है कि आप किसी विशेष जाति में पैदा हो सकते हैं या आप जन्म किसी इसी जाति में आप जन्म ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते। ये तो बहुत ही नेचुरल है ना कि आप किसी भी जात के हो सकते हैं। इसमें आपकी स्वयं की क्या उपलब्धि है? आपने तो ये नहीं चुना ना कि आप इस जाति में पैदा होंगे या नहीं पैदा होंगे। वो तो जब आप
जन्म आपने लिया, धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने इस जाति में जन्म लिया है। तो इस आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाना, इस तरह की जो घटनाएं हों, तो वो कितना बुरा महसूस कराती होंगी। उसी का यहाँ पे ये उदाहरण है। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना दें। यह छोटी छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। ये बहुत ही देखिए साधारण सी बात है, एक स्थान से दूसरे जबकि पैसे वो दे सकते थे उसके बाद भी। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उनके आदर और सम्मान भी उन्हें नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़िएगा और खुद से सोचिएगा आपके इस पे क्या विचार हैं। यहाँ पे हमारा जो है नया शीर्षक है, नई हेडिंग है जो, वो है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया जाता था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जो हमारा संघर्ष था स्वतंत्रता संग्राम के समय, वो क्या था? राजनीतिक रूप से भेदभाव किया जा रहा था। जो भारतीय थे उनको ही प्रशासनिक और जो भी राजनीतिक जो भी पद थे उन पे नहीं रखा जा रहा था। तो ये भी एक तरह का भेदभाव ही तो था, एक तरह का ये भेदभाव था कि वो अपने ही लोगों को विभिन्न पदों पर रखते थे, भारतीयों को नहीं रखते थे। इसी भेदभाव के प्रति हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें हमने लड़ाई लड़ी, एक भेदभाव के प्रति। और वही देखिए जो सामाजिक भेदभाव था उसके लिए भी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे उसके लिए भी लड़ रहे थे। तो एक ही समय पे हमको याद रखना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम में दोनों तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी और आर्थिक भी। तो आपको वो सभी आयाम हमेशा याद रखने हैं। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो ये देखिए जब विभिन्न ये जो समूह हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, तो उसका एक ये भी कारण था कि उनको ये विश्वास था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा होगी, हमें समान रूप से हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इन सभी वर्गों ने एक होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान ने इसीलिए हमारे सभी जो जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की। सबको समान समझा जाता है, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए संविधान को हमारे देश के लोग इतना मानते हैं। यही बात को देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि संविधान लिखने वालों को इस बात का पता था, अवगत थे वो कि समाज में किस तरह के भेदभाव हैं, और इसी वजह से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर दिए, और साथ ही अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा और कानूनी रूप से इसको समाप्त किया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली, और इन सब के अलावा संविधान ने सरकार को विशेष जिम्मेदारी भी दी कि गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। तो ये देखिए जो हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि बहुत ही आधारों पर भेदभाव हुआ, इसी वजह से सरकार को बोला गया कि कुछ विशेष कदम उठाए जाएं और इनकी सहायता की जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनजातीय जो लोग हैं और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, महिलाएं हैं और भी विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष कदम, तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। आरक्षण भी उसी का एक भाग है। और आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी ऐसी नीतियां लाती है जिनसे कि उनको भी इक्वल का जो है समानता पे लाया जा सके। और इस पैराग्राफ में आगे पढ़ते हैं।
संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इस बात को तो देखिए हमने बहुत अच्छे से समझ ही लिया है कि विविधता को अगर आप समझ गए कि विविधता किन वजहों से होती है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, अपने आप समानता को सुनिश्चित कर देंगे। वही हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस चीज़ को समझते थे, इसीलिए विविधता की इज्जत करते थे और समानता के लिए उन्होंने समानता लाने के लिए कार्य किया। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। देखिए, क्योंकि आप कभी भी किसी एक चीज़ को जब आप अत्यधिक मान्यता दे देते हैं तो उससे क्या होगा, समाज में संघर्ष हो जाएगा। क्योंकि जो विविधता है वो तो हमेशा विद्यमान रहेगी ही, क्योंकि विविधता प्रकृति का नियम है। विविधता हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, इसीलिए वो तो अलग की ही नहीं जा सकती। तो इसीलिए हमारा जो संविधान था उसमें भी इस बात को ध्यान रखा गया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमें हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। देखिए, विभिन्न जो धर्म होगा, जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, विभिन्न जो जातियां हैं उनका सम्मान करेंगे, जो अलग अलग भाषा और जो भी विविधताएं हैं उनका जब सम्मान करेंगे, तभी हमारे अंदर एकता स्थापित होगी, तभी हम मिलजुल कर रह सकते हैं। तो वहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है, वर्तमान में भी असमानता हमको देखिए आसपास दिखी जाती है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही आवश्यक है। तो समाज में विविधता है और विविधता की वजह से क्या, जब विविधता को हम नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न दिखाई देती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं, और वो समस्याएं हमने इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में देखी हैं और अच्छी तरह से समझी हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो मूलभूत भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और अब हम आपको अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।